वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 8.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। क्लास 8 मैथ का प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर भी सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले हमें प्रतिशत और बट्टे के बारे में जानना होगा। दोस्तों, प्रतिशत को हम इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, प्रतिशत को क्या कहते हैं? परसेंटेज। प्रतिशत को कहते हैं परसेंटेज। इस तरह से हम इंग्लिश में लिखते हैं परसेंटेज को। इसको सूचित कैसे करते हैं, यानी कि इसका सिंबल क्या होता है? इस तरह से, ये प्रतिशत का सिंबल होता है। तो प्रतिशत को हम कहते हैं परसेंट या परसेंटेज और इसका सिंबल इस तरह से होता है। ये इसका सिंबल होता है परसेंटेज का। जैसे कि अब मैंने लिखा 10% मैंने लिखा, तो 10% का क्या मतलब हो गया कि 100 का 10वां, 100 में से 10। ठीक है, यानी कि इसका मतलब हो गया 10/100। 10/100 हो गया। 10% यानी कि 10/100। 1% लिखेंगे तो 1/100 यानी कि 100 में से 1% यानी कि 100 में से 1। प्रतिशत का मतलब होता है 100। ठीक है, प्रतिशत का मतलब होता है 100। कुछ भी लिखेंगे जैसे कि 30% लिखेंगे, 30% या फिर 50%। 30% यानी कि 30/100 हो गया, यानी कि 100 में से 30। और 50% यानी कि 50/100। 50/100 यानी कि 100 में से 50। तो ये होता है परसेंटेज। इस बुक में जो आपको दिया गया है, आपको समझाया गया है कि प्रतिशत का उपयोग यानी कि प्रतिशत का यूज हम किस तरह से कर सकते हैं। आपको पेज नंबर 126 में 8.2 में आपको मिलेगा प्रतिशत के अनुप्रयोग में लिखा हुआ है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, जब भी आप किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं मैथ का, तो उसका आप एग्जाम्पल जरूर देखा कीजिए। एग्जाम्पल में आपको डेफिनेशन वगैरह भी मिल जाते हैं और उसमें कुछ सम्स भी आपको सॉल्व किए हुए मिलते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे आपको एग्जाम्पल को पढ़ के समझ के आपको चैप्टर को सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाती है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है प्रतिशत के अनुप्रयोग। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अथवा सामान की बिक्री में वृद्धि करने के लिए दुकानदार द्वारा ग्राहकों को छूट और बट्टा के बारे में आगे करेंगे। छूट को ही बट्टा कहा जाता है। तो कुछ छूट दिया जाता है जिसमें हम प्रतिशत का प्रयोग करते हैं। इसमें सिर्फ ये बताइए कि इसमें हम प्रतिशत का प्रयोग करते हैं। छूट में प्रतिशत का प्रयोग किया जाता है। तो जब किसी भी वस्तु पर, किसी भी सामान पर जब ग्राहकों को दुकानदार द्वारा छूट जो दिया जाता है, उसमें प्रतिशत का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई वस्तु है 1000 रुपए की है, 1000 रुपए की है और इस पे आपको 20% की छूट दी गई है। 20% की छूट, तो 20% इसमें क्या प्रयोग हो रहा है? इसमें प्रतिशत का प्रयोग हो रहा है। तो वही चीज इसमें यहाँ पर बताया गया है कि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, जो होते हैं ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, लुभाने के लिए और अपने सामान में वृद्धि करने के लिए वो छूट देते हैं। ग्राहकों को वो छूट देते हैं, इसमें प्रतिशत का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज इसमें आपको बताया गया। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी इसमें दिए गए हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन उदाहरण 3 में, रवि ने एक पुरानी टेलीविजन 3000 रुपए में खरीदा। उसने 700 रुपए उसकी मरम्मत पर और 50 रुपए टेम्पो भाड़ा पर खर्च कर उसे अपनी दुकान पर लाया और ग्राहक को 405 रुपए में बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब आप ये चैप्टर सॉल्व करेंगे जिसमें आपको लाभ और हानि के बारे में भी पता होना चाहिए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होता है वो भी पता होना चाहिए और बट्टा क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा चीज हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। क्रय मूल्य, तो आज के इस वीडियो में हम क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, ये सारा चीज हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि आज का ये वीडियो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट वाला ही होने वाला है। ठीक है, एंड देन हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। जब मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूंगी तो आप एक्सरसाइज को भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको ये बता दें कि परसेंटेज क्या होता है और इसको किस तरह से हम सूचित करते हैं। जैसे कि हमने 10% लिखा, तो उसमें से क्या हुआ कि 100 में से 10वां हिस्सा। ठीक है, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10%, तो 10/100। अब मान लीजिए कि आपको निकालना है 200 का 20%। कैसे निकालेंगे? देखिए, 200 का निकालना है 20% निकालना है। कैसे निकालेंगे? 200 गुना 20/100 ऐसे निकालते हैं। और इसको क्या करेंगे? कटा देना है। ये वाला जीरो कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। क्या बच गया? 20, ऊपर 20 और 2 बच गया। तो 20 गुना कितना हो गया? 40 हो गया। तो 200 का 20% कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा।
तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चन वगैरह रहता है परसेंटेज का। इसमें आपको परसेंटेज बताया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि परसेंट का यूज हम बट्टा में कैसे करते हैं, और फिर लाभ हानि के बारे में भी आपको दिया गया है। मैंने जो आपको एग्जांपल 3 के बारे में बताया वो आप लोग जरूर पढ़िएगा, ये वाला क्वेश्चन। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, कैसे इसमें इसका क्रियामूल निकाला गया है। मैं आपको क्रियामूल से रिलेटेड, क्रियामूल से रिलेटेड जो रूल्स होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, एंड देन हम बट्टा देखेंगे। गाइस अब हम देखेंगे क्रियामूल और विक्रयमूल क्या होता है। दोस्तों क्रियामूल को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। क्रियामूल का इंग्लिश मीनिंग होता है कॉस्ट प्राइस। इसका डेफिनेशन अगर देखें तो इसका डेफिनेशन होता है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए, जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसको, उस मूल्य को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कोई वस्तु, जैसे कि आपने कोई कुर्सी या फिर टेबल आपने 500 रुपए में या फिर 1000 रुपए में खरीदी, तो 1000 रुपए क्या है, उस वस्तु का यानी कि टेबल या फिर कुर्सी का क्रय मूल्य हुआ। आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं, और क्रय मूल्य को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ओके, अब यहाँ पर विक्रय मूल्य को हम इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। और इसका डेफिनेशन अगर देखें तो इसका डेफिनेशन है जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। आपके पास कोई वस्तु है, अगर आपने वो वस्तु 500 या 2000 रुपए में बेची तो वो मूल्य क्या है, वो आपका विक्रय मूल्य, उस वस्तु का विक्रय मूल्य। आपने उस वस्तु को उतने रुपए में बेची तो वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। चलिए ये हो गया आपका, तो आपने ये चीज देखा। अब देखिए यहाँ पर आप जो इसमें बट्टा पढ़ेंगे उसमें आपको दिया है कि क्रय मूल्य में देखिए क्या क्या एडेड रहता है। क्रय मूल्य जो होता है, जिस किसी भी वस्तु को हम खरीदते हैं तो उसमें क्या क्या एडेड रहता है। जैसे कि कोई भी दुकानदार किसी वस्तु को बेच रहा है तो उस वस्तु को वो कहीं से खरीद के लाता है, किसी होलसेल वगैरह से वो खरीद कर लाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, खरीद कर लाता है। तो खरीद मूल्य, देखिए खरीद मूल्य और विक्रय मूल्य पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। क्रय मूल्य खरीद मूल्य एक ही होता है। यहाँ पर ये है कि क्रय मूल्य जो है ये हम जो ग्राहक खरीदते हैं कोई सामान, किसी दुकानदार से ग्राहक जो सामान खरीदते हैं उस पे उसका हम कह रहे हैं यहाँ पर क्रय मूल्य। और कोई दुकानदार अगर आपको कोई सामान बेच रहा है तो उसमें उसकी लागत होती है, जैसे कि खरीद मूल्य, वो खरीदता है किसी वस्तु को और उस वस्तु को अपनी दुकान तक लाने में उसका जो ऊपरी खर्च होता है, दुकानदार जो है किसी होलसेल से बहुत सारी वस्तु खरीद कर लाते हैं तो वहां से अपनी दुकान तक लाने में जो उनका जो खर्च होता है, उनका जो व्यय होता है, जैसे कि गाड़ी भाड़ा वगैरह हो गया, उसमें जो उनका व्यय होता है या फिर उस वस्तु पर उनकी जो लागत होती है, उनका जो ऊपरी खर्च होता है, जैसे कि उस वस्तु को मरम्मत करवाना या फिर कोई गड़बड़ है तो उसको ठीक करवाना, तो वही ऊपरी खर्च हो गया। तो क्रय मूल्य में क्या एडेड होता है, उनका दुकानदार का खरीद मूल्य और ऊपरी खर्च। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान देना है, क्योंकि आपका ये जो चैप्टर है ये बट्टा वाला चैप्टर है। बट्टा को हम इंग्लिश में डिस्काउंट कहते हैं, तो हम इसके बाद पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर आपको मैंने बताया कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी था मैंने आपको यहाँ पर बेसिक चीजें बता दिया है। और अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड रूल्स, क्या, तो हम इससे रिलेटेड रूल्स देख लेते हैं, देन हम डिस्काउंट पढ़ेंगे। दोस्तों आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने कुछ रूल्स लिखा है, तो ये वाला मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि क्रय मूल्य क्या होता है, खरीद मूल्य प्लस ऊपरी खर्च, ठीक है। और लाभ अगर हमें निकालना हो, लाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लाभ निकालने के लिए हम विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं, यानी कि जितने रुपए में वस्तु बेची गई है उसमें से हम क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, यानी कि जितने रुपए में वस्तु खरीदी गई है उसको हम माइनस कर देंगे। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य को आप शॉर्ट में सीपी बोल सकते हैं, क्रय मूल्य को शॉर्ट में सीपी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए क्रय मूल्य का इंग्लिश मीनिंग होता है कॉस्ट प्राइस, तो इसलिए हम क्रय मूल्य को शॉर्ट में सीपी बोल सकते हैं और विक्रय मूल्य को शॉर्ट में हम एसपी बोल सकते हैं, क्योंकि एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य को हम सीपी बोलेंगे और विक्रय मूल्य को एसपी बोलेंगे। अगर हो तो विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, और अगर हानि निकालना हो तो क्रय मूल्य में से आप विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे। लाभ प्रतिशत अगर निकालना हो और आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया गया हो तो आप क्या करेंगे, तब आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुना 100 करना होगा, ठीक है। और वैसे ही हानि प्रतिशत निकालना हो और आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया गया हो
तो आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो इस तरह से आप लाभ और हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। मैं आपको लाभ और हानि प्रतिशत निकालने के भी और फॉर्मूले बताऊंगी, और जहां पर जिस भी फॉर्मूले का यूज होगा, जिस तरह के फॉर्मूले का यूज जिस क्वेश्चन में होगा, उस क्वेश्चन में हम उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। मैं आपको सारे फॉर्मूले बता देती हूँ ताकि आपको जहां पर जो भी फॉर्मूला यूज करना होगा या फिर जिस भी फॉर्मूले की जहां पर जरूरत होगी, आप उस फॉर्मूले का यूज वहां पर कर सकते हैं। तो ये देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला है, जैसे अगर आपको लाभ प्रतिशत निकालना हो और आपको लाभ और क्रय मूल्य दिया गया हो तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। और अगर हानि प्रतिशत निकालना हो, हानि और क्रय मूल्य दिया गया हो तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है। और अगर क्रय मूल्य निकालना हो, क्रय मूल्य अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, 100 बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में अगर हानि, लाभ की जगह अगर हानि दिया गया हो तो आप इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे, 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। ठीक है। देखिए ये दोनों ही रूल, यहाँ पर आपको दो रूल लिख रहा है, ये वाला एक अलग रूल है, ये वाला, ठीक है, ये अलग रूल है और ये अलग रूल है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए मैंने आपको दो रूल बताए हैं। ठीक है। लाभ प्रतिशत दिया गया हो तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, और अगर हानि प्रतिशत दिया गया हो तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। और दोनों रूल किस चीज का है, क्रय मूल्य निकालने के लिए। और अगर विक्रय मूल्य निकालना हो उसके लिए भी आपको दो फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। विक्रय मूल्य निकालने के लिए अगर लाभ प्रतिशत दिया गया हो तो आप क्या करेंगे, विक्रय मूल्य निकालने के लिए 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। और अगर हानि दिया गया हो तो 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर सारे फॉर्मूले बता दिए हैं। अब चैप्टर में आपको एग्जांपल में जो दिया गया क्वेश्चन फ्रेम करके देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पेज करके देखिए, में दो क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, नीरज ने एक रेफ्रिजरेटर 9000 रुपए में खरीदा, कुछ समय काम में लेकर वह उसके रख रखाव या फिर कह सकते हैं कि मरम्मत पर 500 रुपये खर्च कर नीरज ने उसे 9000 में बेच दिया, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। और दूसरा क्वेश्चन इसी में है, ऊपर के प्रश्न से हानि प्रतिशत के लिए सूत्र बनाइए। दोस्तों ये क्वेश्चन पेज नंबर 127 का है। इसमें दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, फ्रेम करके देखिए में, तो यही वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो नीरज ने रेफ्रिजरेटर कितने में खरीदा था, 9000 रुपए में उसने खरीदा था। ठीक है। उस पे उसका ऊपरी खर्च कितना हुआ, ऊपरी खर्च तो उसका ऊपरी खर्च हो गया 500 रुपए। तो उसका कुल खर्च कितना हुआ, कुल खर्च 9000 प्लस 500, यानी कि 9500 रुपए का टोटल खर्च हो गया। तो अब इसमें क्या रहा है कि इसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो इसमें क्या हुआ, इसको हानि हुआ है। हमें कैसे पता चला, क्योंकि उसने सामान खरीदा था 9000 रुपए में और उसका टोटल खर्च हो गया 9500 रुपए, और उसने बेचा कितने में, इसका विक्रय मूल्य कितना था, 9000 रुपए। 9000 रुपए में उसने उस सामान को बेचा, जबकि उसने उस सामान को 9000 रुपए में बेचा, जबकि उसका टोटल खर्च हुआ था 9500 रुपए। तो उसको क्या हुआ, हानि हुआ। तो उसको हानि हुआ। तो 9500 में से 9000 माइनस हो जाएगा, कितना हानि हुआ, 500 उसको हानि हुआ, 500 रुपए का उसको हानि हुआ। तो हानि को हमें निकालना है प्रतिशत में, हानि को किसमें निकालना है, हमें प्रतिशत में निकालना है। तो हानि प्रतिशत के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमें हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100 करना होता है। हानि प्रतिशत के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमें हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100 करना होता है। यहाँ पर निकालेंगे हम हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बटा हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। ये फॉर्मूला हानि है यहाँ पर 500, और तो क्रय मूल्य कितना है, 9500 रुपए। देखिए यहाँ पर आपको शुरू में दिया गया है क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कि नीरज ने एक रेफ्रिजरेटर 9000 रुपए में खरीदा। तो यहाँ पर 9000 का क्रय मूल्य नहीं होगा, क्योंकि
इसमें इसका ऊपरी खर्च भी हुआ है, तो ऊपरी खर्च को मिलाकर जो इसका टोटल खर्च हुआ है वो इसका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो कुल खर्च जो है यही इसका क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य की जगह पे हम क्या लिखेंगे 9500 और गुना 100, फॉर्मूले के अनुसार हमने इसको लिखा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो ये वाला 0 और ये वाला 0 कट गया और ये भी कट गया। ठीक है, फिर 5 इसको डिवाइड करते हैं, 5 एकम 5 और 5 नवे 45, फिर 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 100। ठीक है, यानी कि 100/19 हो गया, और जब आप इसमें 100 में 19 से जब आप भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 5.26 के करीब आपको इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि इसको हानि कितना हुआ 5.26%। ये हो गया इसका आंसर। तो पेज नंबर 127 का सेट करके देखिएगा, आपका फर्स्ट नंबर का आंसर यहाँ पर आपको मैंने बता दिया। एंड इसमें सेकंड नंबर में क्या है कि ऊपर के प्रश्न से हानि प्रतिशत के लिए सूत्र बनाइए। तो सूत्र मैंने आपको पहले यहाँ पर बता दिया है। हानि प्रतिशत निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगेगा, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो सेकंड नंबर का आंसर ये है यहाँ पे। तो यहाँ तक हो गया आपका। अब हम देखते हैं डिस्काउंट। तो अब हम देखेंगे डिस्काउंट यानी कि बट्टा। तो बट्टा इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। तो डिस्काउंट का डेफिनेशन आपको आपके चैप्टर में ही दिया गया है। इसमें कह रहा है कि दुकानदार द्वारा जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है वह उसके लिए क्रय मूल्य और जिस पर बेची जाती है वह विक्रय मूल्य कहलाता है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसको क्रय मूल्य कहते हैं और जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। और कई बार दुकानदार वस्तुओं पर मूल्य अंकित कर देते हैं और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उस अंकित मूल्य पर छूट देते हैं, तो जिससे सामान की बिक्री में वृद्धि होती है। तो सिंपल सा आप ये याद रख सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि छूट को हम बट्टा कहते हैं। डिस्काउंट का अर्थ क्या होता है, डिस्काउंट का अर्थ होता है छूट। आपको यही चीज यहाँ पर याद रखना है कि छूट को ही हम बट्टा कहते हैं। ठीक है, अंकित मूल्य क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई सामान है तो उसमें दुकानदार ने दाम लिख दिया, उसके मूल्य लिख दिया कि इसका दाम जो है 1299 रुपया या फिर 1599 रुपया या फिर 2000, इस तरह से उसमें उसका मूल्य उस पर अंकित कर दिया, लिख दिया। ठीक है, और इसी पर दुकानदार क्या करते हैं, इस पर कुछ छूट देते हैं। जैसे कि 2000 का सामान है तो इस पर 10% का वो छूट देते हैं, 10% का वो छूट देते हैं। तो ये छूट जो है ये क्या कहलाता है, यही बट्टा कहलाता है। तो यही चीज आपके चैप्टर में बोला गया, यही चीज आपको समझाया गया है। और यहाँ पर बट्टा निकालने के लिए फॉर्मूला भी आपको बताया गया है कि बट्टा या फिर छूट निकालने के लिए क्या करना होता है, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करना होता है। बट्टा निकालने के लिए अंकित मूल्य में से आपको विक्रय मूल्य को माइनस करना होता है। ठीक है, तो इसमें आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाया गया है। देखिए एक क्वेश्चन है, एक शर्ट का अंकित मूल्य 450 रुपए है और दुकानदार उसे 300 रुपए में देता है। आप बताइए कि इस शर्ट पर बट्टा और बट्टा प्रतिशत कितना है। ठीक है, इसमें बट्टा और बट्टा प्रतिशत दोनों निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो पहले हम समझते हैं बट्टा कैसे निकालते हैं। तो अंकित मूल्य कितना है, 450 रुपए है। अंकित मूल्य है 450 और उसको बेचता है वो कितने में है, दुकानदार उसको 300 रुपए में बेचता है, 300 रुपए में उसको बेच देता है। 400 में से आप 300 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 150 रुपए। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर लिख के बताया है, वैसे बुक में ही आपको समझाया गया है। और एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर ही होता है। ठीक है, अंकित मूल्य पर ही हमेशा छूट दिया जाता है, यानी कि बट्टा जो है हमेशा अंकित मूल्य पर ही होता है। दुकानदार किसी भी चीज पर छूट दे रहे हैं, किस पे दे रहे हैं, अंकित मूल्य पर छूट दे रहे हैं। किसी भी सामान पे जो अंकित मूल्य होता है उस पे ही वो 10%, 20% या 30% का छूट देते हैं। इसलिए बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर ही होता है। चलिए ये हो गया आपका। और बट्टा प्रतिशत निकालने के लिए भी आपको यहाँ पर बताया गया है और फिर इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें एक क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सभी सामानों पर 30% बट्टा देता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा। इसमें आपको सारा का विक्रय मूल्य निकालना है। तो 220 रुपए का अंकित मूल्य वाली एक पोशाक है, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। और 1250 रुपए अंकित मूल्य वाली एक जोड़ी जूते हैं तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। और 650 रुपए अंकित मूल्य वाला एक बैग है तो उसका भी विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं।
तो पेज नंबर 130 में क्वेश्चन दिया गया है, स्वयं करके देखिए में। एक दुकानदार अपने सभी सामानों पर 30% बट्टा देता है। निम्नलिखित में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा? जैसे 220 रुपए का अंकित मूल्य वाली एक पोशाक है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? 1250 रुपए अंकित मूल्य वाली एक जोड़ी जूते है, इसका विक्रय मूल्य निकालना है। और 650 रुपए अंकित मूल्य वाली एक बैग है जिसका विक्रय मूल्य निकालना है। तो चलिए देखते हैं ऑन नंबर से। तो बट्टा कितना दिया गया है? बट्टा प्रतिशत आपको दिया गया है 30%। और ऑन नंबर में क्या रहा है? ऑन नंबर का पहले देखते हैं। ऑन नंबर में दिया गया है 220 रुपए है अंकित मूल्य। एक पोशाक का अंकित मूल्य कितना है? 220 रुपए। ठीक है, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमें पहले बट्टा निकालना होगा। तो 220 का 30% कितना हो जाएगा? 220 का 30% 30/100 होगा। 0 और 0 कट गया, ये 0 और ये 0 कट गया, तो 22 गुना 30 कितना हो गया? 66। अब इसका विक्रय मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य तो अंकित मूल्य है 220 रुपए और छूट 66 रुपए। तो 220 में 66 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? तो आपका बच जाएगा 154 रुपए। विक्रय मूल्य कितना था? 154 रुपए। ये हो गया था ऑन नंबर का आंसर। नंबर ब में देखिए, नंबर ब में 1250 रुपए अंकित मूल्य है। ये क्या है? अंकित मूल्य है। तो पहले हमें इसका बट्टा क्या करना होगा? तो बट्टा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1250 का 30%, 30/100 हो जाएगा। 0 0 कट गया, ये भी और ये भी कट गया, तो 125 गुना 3 बच गया, तो कितना हो जाएगा? 3 × 15 का 5 बाकी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 375। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? विक्रय मूल्य बराबर 1250 माइनस 375। 10 में से 5 माइनस हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा आपका 7, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 875 रुपए। ये क्या है? विक्रय मूल्य। तो ये हो गया आपका ब नंबर का आंसर। नंबर 100 में दिया गया है, नंबर 100 में है कि 650 रुपए अंकित मूल्य है, 650 रुपए अंकित मूल्य है। ठीक है, और पहले हमें इसका बट्टा निकालना होगा तो हम इसका विक्रय मूल्य निकाल पाएंगे। तो बट्टा 650 गुना 30/100, ये 0 ये 0 कट गया और ये भी कट गया। 65 गुना 3 कितना हो गया? 65 गुना 3, 3 × 15 का 5 बाकी 1, 3 × 18 और 1 19, 195 हो गया। यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य तो 650 में से 195 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर हो जाएगा 5 और 5 में से गया 4, 455 रुपए। ये हो गया आपका स नंबर का आंसर। नंबर 2 में बट्टा प्रतिशत दिया गया है। बट्टा प्रतिशत यहीं पर मैं लिख देती हूँ। बट्टा प्रतिशत है इसमें 8%। ठीक है, और इसमें विक्रय मूल्य दिया गया है। विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य दिया गया है 27,600 रुपए। अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य के लिए क्या सूत्र होता है? मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया है, अभी मैं बता दूं। विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस बट्टा प्रतिशत। तो इसी पर हम अंकित मूल्य निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य है 27,600 रुपए गुना 100, और यहाँ पर हो जाएगा फिर 100 माइनस बट्टा प्रतिशत कितना है? 8। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना होगा? 27,600 गुना 100 बटा 100 माइनस 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा? नीचे 92 हो जाएगा। तो इसको हम घटाएंगे। देखिए 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, फिर 2 पंचे 10, 50 हो गया। यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और यहाँ पे ये 25। ठीक है, तो जब हम 27,600 गुना 25 करेंगे और उसमें 23 से भाग देंगे
तो आपका टोटल कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 30,000। यहाँ पर नहीं लिखेंगे, जगह ही नहीं है यहाँ पे, 30,000 टोटल। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 30,000। तो इसका अंकित मूल्य कितना है, 30,000 है। और अंकित मूल्य के लिए आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अंकित मूल्य निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला चलेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बट्टा के बारे में बता दिया है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए गए थे आपके चैप्टर में वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। एग्जाम्पल वाले सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। और नेक्स्ट आपको दिया गया है बिक्री दर। बिक्री दर यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको वैट कहते हैं, शॉर्ट में इसको वैट कहते हैं, VAT, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। आजकल GST होता है जो कि सरकार के द्वारा कर दिया जाता है, तो वही था पहले वैल्यू एडेड टैक्स, उसी को GST को ही वैल्यू एडेड टैक्स बोला जाता है। तो वैट का भी आपको यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है कि बिक्री कर सरकार द्वारा वसूला जाता है और यह कर किसी वस्तु की खरीद पर दुकानदार द्वारा लिया जाता है, वह सरकार को दिया जाता है। तो यह हमेशा वस्तु के विक्रय मूल्य पर करता है। तो इसको भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझाया गया, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसको भी आपको एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझाया गया है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो एक्सरसाइज 8.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे, उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।